Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय समझने के लिए पहले हमें भाज्य और अभाज्य संख्या समझनी होगी। ठीक है, भाज्य संख्या पता है किसे कहते हैं? चलिए 6th क्लास में भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर किसी संख्या में जैसे 6 ले लेते हैं, 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 6 का भी भाग जाता है, 6 में 2 का भी भाग जाता है और 6 में 3 का भाग भी जाता है। तो वह संख्या जिसमें स्वयं के और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग पूरा पूरा जाता है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य संख्या देखिए, जैसे कि हम 5 ले रहे हैं, 5 में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर स्वयं का भाग जाएगा, 5 का स्वयं का। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई ऐसी संख्या विद्यमान नहीं है जिससे हम 5 में भाग लगा सकें पूरा पूरा, है ना। इसलिए 5 जो है वो अभाज्य संख्या मानी जाएगी। किसी संख्या में पूरा पूरा भाग कब जाता है? हमने 9th क्लास में बताया था। अगर किसी संख्या में 2 या 5 का गुणा होता है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात और बताई थी, वो है 1। ये एक ऐसी संख्या है, ये अधिकतर कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है कि 1 भाज्य है या अभाज्य बताइए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंपल बात है कि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है और न अभाज्य। ये बात तो आपको गांठ बांध देंगे। ठीक है, अब आती है आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, हम बचपन से प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी ये बात बताई थी, तब हम इतना इसकी प्रमेय का नाम हमें नहीं पता था। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कह रही है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो सिंपल बात है, ये 6 ले लीजिए। 6 है तो 2 का भाग लगाएंगे। पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 जो है वो 2 गुणा 3 के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य। इसके अलावा वो ऐसे कह रहे हैं कि इनका अभाज्य संख्याओं का अगर क्रम बदलते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट वही आता है। हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में उनके क्रम को ध्यान न देते हुए बता सकते हैं। सिंपल। अब आता है HCF। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। आपकी बुक में भी HCF और LCM वर्ड ही यूज़ किए हुए हैं, तो हम उसी के हिसाब से कहेंगे महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब HCF और LCM कब निकालते हैं? किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अभाज्य गुणनखंड, किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बताना अभाज्य गुणनखंड होता है। HCF और LCM निकालने के लिए हमको 2 संख्याएं चाहिए। जैसे मैं ले लेती हूँ 6 और 15। 6 है और 15 है, ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका अगर HCF निकालना है तो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 के फैक्टर कौन कौन है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, फैक्टर्स निकालने बताए थे। 1 6 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, है ना। अब 15 के निकालें। 15 के हैं 1 1 15 15,
3 पंजे 15, 5 दिए 15। 6 के फैक्टर निकाले, 15 के फैक्टर निकाले। अब इन फैक्टर में से जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से जो कॉमन फैक्टर है 3, ये HCF है 6 और 15 का। 6 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आता है। ठीक है, ये आपको 6th 7th में सिखाया गया था, अच्छे से आता है आपको, यहाँ पे रिकॉल हो रहा है और सिर्फ आधारभूत प्रमेय के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, करने का तरीका भी सेम है। ठीक है, ये HCF एक तरह से निकालना सिखाया, एक आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सिखाया था, दूसरा मेथड ये वाला है। अब आता है LCM। आप LCM देखना चाहेंगे तो LCM क्या है यहीं पे बता देती हूँ। LCM की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। वो महत्तम समापवर्त्य था और ये लघुत्तम समापवर्त्य हैं। अब LCM में 6 और 15 का LCM निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, हम 6 के मल्टीपल निकालेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 छिंग 36 और इसी तरीके से मल्टीपल्स लिखेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60 और इसी तरीके से आगे। ठीक है, अब इसके मल्टीपल्स जैसे यहाँ पे 30 आया है, वैसे ही आगे मल्टीपल 60 आएगा, है ना। तो 30 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, सब 6 के मल्टीपल्स में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे लीस्ट वाला जो मल्टीपल है वो है हमारा 30, तो इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, समझ में आया। HCF और LCM में अंतर समझ में आया। HCF में फैक्टर्स में कॉमन लिया जा रहा है और मल्टीपल में मल्टीपल्स जो हैं उसमें सबसे लीस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको और किसी तरीके से समझना है तो आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में क्लास में बैठे हैं, तो आप HCF किसको कहेंगे, यूनिफॉर्म। आपकी यूनिफॉर्म है वो HCF में आती है। और LCM में क्या आएगा, सबके अलग अलग तरीके के बैग, टिफ़िन, बॉटल्स, जो भी आप सामान लेके आए हैं बैग में, वो सब मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है, अब HCF। अब इसमें एक और चीज़ दिखाती हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है P इंटू क्यू, HCF इंटू LCM। P और Q क्या है, P और Q किसी संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पे मैंने P 6 ले रखा है और Q 15 ले रखा है। ठीक है, तो 15 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आता है बताइए। 15 को 6 से गुणा किया, कितना आया, 90। और HCF कितना है हमारा, HCF है हमारा 3 और LCM है 30। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया, 90, है ना। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणा उन दो संख्याओं के खुद के गुणा के बराबर होता है। ये भी बेसिक है, ये 7th 8th में करवा चुके हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड सारी एक्सरसाइज है। मैं इस बार पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, एग्जाम्पल उससे मैच किए हुए हैं, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है अभाजक गुणनखंड। इसका फर्स्ट पार्ट है 140, है ना। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले 140 को लिखा, सॉल्यूशन लिखे यहाँ पे, फिर लंबी लाइन खींच के एक लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पर इकाई को देखिए, इकाई पे कितना है, 0, यानी ये सम संख्या है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग लगाएंगे 2 का। एक अभाज्य गुणनखंड में पूरा सिस्टमेटिक सिखा देती हूँ। देखिए क्या होता है, इसमें 140 में हम 2 का भाग लगाते हैं। 2 सतह 14, क्रॉस हो गया, 0 उतारा, ये 0। अब हमको क्या करना है, ये जो 70 है ना, ये इसके नीचे लिखना है ना। अब ये 70 में भी 0 है, सम संख्या है,
तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। हम क्या करेंगे, 70 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6। इससे पहले भी मैंने भाग सिखाया था आपको। 7 में से 6 गया 1 और ये ऊपर से उतारा हमने 0। कितना हुआ 10, 2 पंजे 10। घटाओ, क्या बचा, कुछ नहीं, शेषफल 0 आ रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2 से भाग दिया और भागफल कितना आया 35, है ना। अब 35 में इकाई पे कौन है, 5। 5 हमको बताते हैं कि इस संख्या में 5 का भाग तो अवश्य जाएगा ही जाएगा, इसलिए हम 35 में किसका भाग लाएंगे, 5 का। 5 7 35, ठीक है। क्या आया 7, तो ये यहाँ पे है 5 और यहाँ पे आया 7। 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप इस तरीके से भाग लगाकर अभाज्य गुणनखंड करिए, ये आप रफ में करिए, ठीक है। जैसे कॉपी का आपकी कॉपी का पेज है यहाँ पे, तो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन नॉर्मली इसी तरीके से चलते हैं, एक के नीचे एक आते रहते हैं और ये सारा पोर्शन फ्री होता है। यहाँ आप एक लाइन खींचिए और ऊपर लिखिए रफ कार्य। अब आपके सर जब कॉपी चेक करेंगे तो इस हिस्से को चेक नहीं करेंगे, आप यहाँ पर छोटे छोटे भाग लगा के देखिए कि कहाँ पे किससे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, तभी हमको यहाँ पर उसकी वैल्यू। सेकंड देखिए 156। 156 में इकाई पे क्या है 6, तो 2 का भाग जाएगा, 2 7 14। 1 में भाग नहीं जा रहा है, 1 और 5 लेंगे 15। 15 से छोटी संख्या 14 है, तो 2 7 14। बाकी कितना बचा 1। 1 और 6 क्या होता है 16, 7 नहीं, 1 और 6 क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16। ये शॉर्ट में भाग करने का तरीका बता रही हूँ, वापस देखिए। 156 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 7 14, घटाने पर बचा 1 और 6, तो 1 और 6 क्या दिखाई दे रहे हैं 16, इसलिए मैंने कहा था 2 8 16, ठीक है। अब 8 सम संख्या है। 2 सम संख्या बताएं क्या होती है, वह संख्या जिसमें इकाई पर 0 2 4 6 या 8 आता है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इनमें 2 का भाग अवश्य ही अवश्य जाएगा। अब ये देखिए कितना हो गया, 2 तिया 6। 7 से छोटा क्या है 6, तो अपन ने 3 से भाग लगाया, 2 तिया 6। कितना बचा 1, 1 और 8 क्या है 9, तो 1 और 8 क्या है 18, तो 2 9 18, ठीक है। अब 39 आया, 39 में किसका भाग जाता है, 39 में किसका भाग जाता है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए 3 है और ये 9 है, तो कम से कम 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। दूसरा एक और तरीका है देखने का कि 3 का भाग जाता है नहीं जाता। आप इन संख्याओं को जोड़िए, 9 और 3 कितने होते हैं 9 10 11 12, तो 12 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। ये भाज्य मतलब भाग देने के गुणधर्म हैं जो हम 6ठी क्लास में सिखाते हैं। आप वापस 6ठी क्लास की बुक देखिए, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब ये आ रहा है 13। 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। क्या संख्या है 156। 156 हमको 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 इस तरीके से प्राप्त हुई। ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में बताई जा सकती है। नेक्स्ट है 3825। तीसरा है 3825, किसका भाग लगाए 5 है, तो सबसे पहले 5 का ही भाग लगाते हैं। 5 7 35, 36 37 38, 3 बचे, ये हो गया 32। 5 6 30, कितने बचे 2, 2 और 5 25, 5 25। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट भाग लगाना आ जाएगा। अब इकाई पे 5 है, इसलिए हम 5 से पुनः भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, कितने बचे 2, कितना हो गया ये 26, 5 25, कितना बचा 1, 5 3 15, ठीक है। अब
यहाँ पे हमारे पास जो संख्या आई है उस पर इकाई पे 2 नहीं है, तो 2 का भाग नहीं लगेगा, 5 का भाग नहीं लगा दिया। अब हमको देखना है 3 अभाज्य संख्या से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्या सिखाया था अभी आपको? अगर 3 से भाग लग रहा है तो इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, जोड़िए, 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो 9 में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 1 में नहीं जाता, 1 और 5 15, 3 पंचे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब 51 देखें तो 100% हम यही कहेंगे कि इसमें 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन जाएगा क्योंकि 5 और ये कितना होता है 6। अब 3 एकम 3, कितना बचा 2। अगर 2 बचता है तो 2 और ये कितना हो गया 21, 3 7 21। ये आ गया हमारे पास 17 एकम 17। जब 1 आता है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से अंक लिखे हुए हैं वो सिर्फ आपको ही नजर आने चाहिए। ठीक है, अब 3825 को हम 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे हमको समझ में आता है, लेकिन एक बार कॉपी में करने के बाद में अगर उसे छोड़ दोगे तो आपको क्वेश्चन दोबारा आने वाला नहीं है। आपको पता है मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। हमने एक बार सिखाया, आपको उसको रिपीट करना है। कॉपी बंद करो और किसी भी जगह पे, भले दीवार पे, बोर्ड मंगा लो घर पे, चौक से करो, स्लेट पे करो, लेकिन क्वेश्चन को आपको दोबारा करना बहुत ज़रूरी है। और वो भी एक बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार, जब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हमको ये भाग किस तरीके से लगाने हैं। ठीक, इकाई पर 5 है, 5 से भाग लगाते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब किसका भाग जाएगा इसमें? 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं, 7 का भाग लगा के देखते हैं। 7 एकम 7, 8 9 10, 7 चौक 28, 29 30, 1 7 21। वाह, ये चला गया, इसलिए यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 143। अब 143 में किसका भाग जाएगा? मेरे को 13 13 नज़र आ रहा है। 13 एकम 13, 13 एकम 13। 143 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, 1 बचा, 3 बचा, 13 एकम 13। ठीक है, हो गया शेषफल 0। अब यहाँ पर 11 आए हैं, 11 अभाज्य संख्या है, हो गया ख़त्म। देखिए क्या आया यहाँ पर, संख्या है 5005। अब 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये कम से नहीं हो तो चलता है, लेकिन हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड छोटी से बड़ी संख्याओं की तरफ चलते हैं ताकि बीच में कोई संख्या छूटे नहीं, है ना। नेक्स्ट 5वां है 7429। अब बताइए किसका भाग लगाएं इसमें? 2 का तो लगेगा नहीं, 3 का लगाने के लिए जोड़ो इसको, 7 और 4 11, 12 13, 13 और 9 22। 22 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर आता है 5, यहाँ पे न 0 है न 5 है, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग तो लगा के देखना पड़ेगा। 7429 में 7 का भाग लगा के देखिए, हाँ लगा के देखिए। 7 एकम 7 माइनस करो, 4 उतारो, 4 में नहीं जाता, भाग टूटे बिंदु, ये पता है आपको? मतलब हमने ऊपर संख्या से जब संख्या उतारी है और उसमें भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर भाग टूट जाती है, तो भाग टूटी बिंदु लगती है। फिर उसके बाद में पास वाली संख्या दोबारा उतारी जाती है, ये आया 2। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 एरो साथ में होते हैं तब यहाँ पर एक 0 होना ज़रूरी हो जाता है। ये हो गया 7 6 42, घटाओ कुछ नहीं बचा। फिर हम उतारते हैं 9, 7 एकम 7,
लेकिन यहाँ पर 2 शेषफल बच गया। 2 अगर शेषफल में आ रहा है तो यहाँ पे 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 8, 9, 10, 11। 11 को चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखने के लिए क्या करते हैं, सम संख्याओं को जोड़ते हैं। 9 और 4 कितना हुआ? 13। और विषम संख्या को जोड़िए, 7 और 2 कितना हुआ? 9। तो इन दोनों का अंतर जो है वो 0 या 11 नहीं आ रहा, इसलिए इसमें 11 का भाग भी नहीं जा रहा है। 11 का भाग कब जाता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ 11 का भाग गया था तो संख्या कौन सी थी? 143। 143 के लिए हम क्या कहेंगे कि विषम संख्या पर है 3 और 1, कितना हुआ? 4। और सम संख्या पे कौन है? 4। तो 4 और 4 कितना हुआ? 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर 11 का भाग गया था। वहाँ पर 11 का भाग भी नहीं जा रहा, 7 का भाग भी नहीं जा रहा। अब इसके आगे संख्या आती है 13, उसका भाग हमको लगा के देखना पड़ेगा। 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप पहले पहाड़ा लिखेंगे, उसके बाद में भाग लगाएंगे। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो ये गया 65 में। 14 में से 5 गया 9, ऊपर से उतारा 2। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्तर 91, ये आया 7 और ये 91। माइनस करो, 1 बचा 19। 13 एकम 13 करते हैं तो भी 6 शेष बचता है। यहाँ पे भी हमको शेषफल नहीं मिला, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे ही नहीं, होंगे। अगर ये भाज्य है तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे ही होंगे। 13 से भी नहीं हुआ, अब 15 भी नहीं है भाज्य, 16 भी नहीं, किससे करना पड़ेगा? 17 से। ठीक है, करके देखें। 7429 में 17 का भाग लगाते हैं। 17 पंजे 85, कम से जाएगा, 17 कम 17 34, 17 51, 17 चौक 68। 14 में से 8 गया 6, ऊपर से उतारा 2। 17 चौक 68 है तो 17 51, 3 से करेंगे, माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और ये आया 9। 17 के पहाड़े में 119 आता है, आता है। 17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 छिंग 2, 17 सत्तर 119, 17 सत्तर 119, ये क्रॉस हो गया। 17 का भाग लगा कितनी बार? 437 बार। अब ये भाग हटा देती हूँ मैं। 437 में किसका भाग जाएगा? मतलब हम 17 तक तो सब चेक कर चुके हैं, है ना। अब आगे वाली अभाज्य संख्या चेक करनी है। 18 भाज्य है, 19 से चेक करते हैं। 437 में 19 का भाग जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, आप 10th में आए हैं तो आपको 20 तक पहाड़े याद होने ज़रूरी हैं, फर्स्ट चैप्टर के लिए भी। 13 में से 8 गया 5 और क्रॉस, ऊपर से उतारा 7, 19 दूनी 38, 19 से 57, ये आ गया 19 और यहाँ पे है 23, ये है 23 एकम 23। इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, सारी की सारी ही डिफ़िकल्ट अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 7429, ये 17, 19, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 23 है। 17, 19 और 23 के गुणा के रूप में मिलता है। ठीक है, यानी अगर भाज्य संख्या है तो वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में मिल रही है। यही हमारी आधारभूत प्रमेय है। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न तो बहुत बड़ा है, मैंने सिंपल लिख रखा है। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 26 लीजिए और इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सम है, 2 का भाग जाएगा, फिर ये 13 का 13 है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब 91 लो, अब 9 और 1 10, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं, 6 7 7 का भाग, 7 एकम 7 8 9, 7 का भाग जा रहा है,
7 एकम 7, 2 बचे, ये हो गया 21 और 7 ये 21। अब यहाँ पे 13 का भाग जा रहा है, 13 एकम 13। ठीक है, हमारे पास 26 क्या आया, 2 गुणा 13 और 91 क्या आया, 7 गुणा 13, है ना। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे HCF 26 और 91 का क्या आता है, 13, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो यहाँ पे 13 आया। और LCM क्या आएगा, LCM निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि इन दोनों संख्याओं के इन दोनों की गुणा में अपन HCF का भाग दे देंगे तो हमको LCM मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि 13 जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखिए, यानी यहाँ से लिखिए 2 गुणा 13। अब 13 एक बार आ चुका है तो हमारे पास खाली आएगा 7। ये भी LCM है। ठीक है, आपकी किताब में कैसे करवा रखा है, उन्होंने 26 गुणा 91 और इसमें 13 का भाग लगा के और LCM बताया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये वाला करना ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि एक ही स्टेप में सब आ जाता है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में कॉमन निकालेंगे, कॉमन होगा वो HCF होगा, फिर उस कॉमन को एक बार छोड़ते हुए अपन बाकी सारे गुणनखंड हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं तो हमको LCM मिल जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जांच करो P इंटू Q यानी 26 गुणा 91 कितना होता है। ये सब तो गुणा करके देखने पड़ेंगे। 2 गुणा 13 गुणा 7, इसका उत्तर भी आया नहीं है, ये है 13 और 2 7 14। इन दोनों को गुणा करके देखिए, 14 28 14 3 42 के 2 अंश लगा 4, 14 एकम 14, 15 16 17 18, कितना आया 182। अब 182 को 13 से गुणा कीजिए, 182 को 13 से गुणा करिए। 13 दूनी 26 की 6 हाथ लगा 2, 13 पंच 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 105 106 की 6 हाथ से लगा 10, 13 कम 13 और 10 23। ठीक है, मुक्त जबानी गुणा भाग करने की कोशिश करो, कोशिश करोगे तो ही जीत मिलेगी। अब आगे क्या है, 26 को 91 से गुणा करना है, 26 गुणा 91। यहाँ मैंने बड़ी संख्या नीचे लिखी है क्योंकि 1 से गुणा तो करना ही नहीं होता। ये सीधे आ गया 6 और 2 और फिर 9 से गुणा करते हैं। 9 छंग 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6 6 3 और 2। ये देखिए यहाँ पर 2366 और 2366 हमको सेम मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि जांच में सिद्ध हुआ। यहाँ पे लिख दीजिए जांच। ठीक है, अब बाकी दोनों क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। सेकंड में संख्याएं हैं 510 और 92। ठीक है, मैं भी ये हिस्सा रफ कार्य में के लिए कर देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ रफ कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब 510 और 92 में पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, छोटी छोटी जगह में करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 का भाग लगाओ, 5 25, 5 एकम 5, 5 1 6 होता है, 3 का भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 7 21 और यहाँ पे आया 17। 510 है वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 92 लीजिए, पहले 2 का भाग लगेगा, 2 चौका 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर 23 एकम 23, कितना आया 92, 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब इसमें HCF देखिए, HCF कितना आएगा, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास HCF आ गया। LCM निकालना है तो यहाँ पर ये संख्या बहुत बड़ी हो रही है, हम दूसरा तरीका जो बुक में दिया हुआ है वो यूज़ कर लेते हैं। 510 को 92 से गुणा करो और इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 6 12। 510 को 46 से गुणा करिए,
6 0 0, 6 कम 6, 6 पंजे 30, फिर 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आया 0 6 4 3 2, 23,460। ये हमारा हो गया LCM 23,460। अब इसमें LCM HCF से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो 2 0 0, 2 6 12 की 2, हाथ से 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 3 4, 46,920 आया, जो कि 510 और 92 के गुणा के बराबर है ना। तो हमारी जांच में प्रूव हो गया। जांच में हम क्या लिखेंगे? जांच में हम लिखेंगे संख्या कौन सी है, 510 और 92 का गुणा हमको मिला 46,920, और HCF 2 और LCM 23,460, इन दोनों का गुणा भी मिला हमको 46,920। तो ये सिद्ध हो। तीसरा देखिए 336 है और 54 दो संख्या दी हुई है। 336 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। अब वापस 2 का 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 का 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 का 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब 54 का करते हैं। 54 में क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। लिखे दोनों संख्याएं। 336 क्या आया, 2 4 बार गुणा है, फिर 3 और 7, और यहाँ पर 54 में 2 एक बार और 3 3 बार, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर देखिए, ये कॉमन है और ये कॉमन है, बाकी सब एक्स्ट्रा में है। तो HCF कितना हो गया हमारा, HCF हो गया 2 गुणा 3 यानी 6, और LCM यहाँ कर देती हूँ मैं, LCM 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब ये वाला तुमने ऐसे कैसे रखा, 2 और 3 एक बार आ चुके हैं, तो अब 3 और 3 सिर्फ 2 बार ही आएंगे। ये हुआ 3 और 3। देखिए जो है ना HCF में आ चुके हैं वो यहाँ पर LCM में नहीं आते हैं, तो इनका गुणा उसके बराबर होना ही है ना। अब LCM में क्या आया हमारे पास, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 32, 16 3 48, 3 3 9, 9 7 63, इन दोनों को गुणा करो। 48 को 63 से गुणा किया, 3 8 24 की 4 हाथ लगा 2, 3 चौक 12, 13 14, 6 8 48 की 8 हाथ लगा 4, 6 चौक 24, 25 26 27 28, 4 8 4 12 की 2 हाथ से 1 3, ठीक है। मैं सारे गुणा भाग यहीं पर आपके सामने करती हूँ ताकि आप देखिए कि बिना किए हमको उत्तर नहीं मिलेगा, और ये गुणा हमको करने ही होंगे। ये आया LCM। अब दोनों संख्याओं का गुणा देखें। 336 को 54 से गुणा कीजिए, 4 6 24 की 4 हाथ लगा 2, 4 3 12, 13 14 की 4 हाथ लगी, 4 3 12 1 13, 5 6 30 की 0 हाथ से लगा 3, 5 6 15, 16 17 18 की 8 हाथ लगा 1, 5 6 15 1 16, 4 8 9 10 11, 6 7 8 और ये 1 8। क्या आया इसका उत्तर, 18,144। अब 3024 जो हमारा LCM है, 3024 को 6 से गुणा करिए। 6 चौक 24 की 4 हाथ लगा 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हाथ लगा 1, 6 0 0 1 का 1, 6 3 18, सेम संख्या मिल रही है, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चनों की आपको दोबारा क्वेश्चन में HCF और LCM निकालना है। विधि कौन सी रहेगी, अभाज्य गुणनखंड विधि, वही जो 6th में की है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, 12 15 और 21। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले किससे जाएगा, प्राइम नंबर कौन सा जाएगा, 2। इवन है तो यहाँ पे आएगा 2, 2 6 जा 12। अब आपको करना आ रहा होगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। छोटे वाले डिवाइड होते हैं
जहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 मिलता है, यहाँ पर हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखना होता है, और यहाँ पर हमको जो भागफल आया होता है वो लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 के करिए। 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो 15 में भी 3 का भाग जाएगा, और 3 का पहाड़ तो सबको याद होता ही है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 21। 21 में किसका भाग लग गया, 2 1 3, तो 3 का भाग लग गया, 3 7 21, 7 1 का 7। ठीक है, अब इनको हम लिख देते हैं इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में। 12 आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 आया है हमारे पास 3 गुणा 5, और 21 आया है 3 गुणा 7। ठीक है, मैंने इस तरीके से इनको रखा है कि हमारे पास कॉमन नंबर एक साथ आ जाए। ये हमारा HCF है। HCF किस किस का है, 12, 15 और 21 का क्या आया हमारे पास 3। ठीक है, अब LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से देखिए 2 गुणा 2, फिर एक बार 3 आ गया, अगली बार 3 इस बॉक्स में है, इसको नहीं लेना है, गुणा 5, फिर ये वाला 3 है, ये बॉक्स में आ चुका है, अब क्या लेना है, गुणा 7। ठीक है, आपको इससे पहले भी मैंने कहा है, जब भी आप गुणा करने जाएं, बड़ा बड़ा गुणा दिखे तो आप 5 और 2 को गुणा करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको 0 मिल जाएगा। अब देखिए 5 7 35, 35 दूनी 70। ठीक है, 70 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 आता है, इसका आंसर आ जाता है 420। ठीक है, LCM निकल गया 420 और HCF निकल गया 3। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ठीक है, तो इसमें 17 अभाज्य गुणनखंड है, 23 अभाज्य है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड 17, 23 और 29। हमको 3 संख्या दी हुई हैं, 17, 23 और 29। अब इन संख्याओं में खास क्या है कि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका HCF क्या आएगा, 17, 23 और 29। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। और LCM निकालने जाएंगे तो LCM क्या आएगा, इन तीनों का गुणा। आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट है 8, 9 और 25। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं और करने की कोशिश कीजिए, उत्तर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ पर HCF गिवन है, 2 संख्या हैं 306, 657। इनका HCF दे रखा है 9, और फिर LCM कह रहे हैं कि क्या होगा, निकाल के बताइए। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन 306 और 657 दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट देखा था, अगर 2 संख्या मेरे पास P और Q हैं तो उनका गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने आधारभूत प्रमेय जब पढ़ी थी उस समय ये बताया था। तो इसमें हमारे पास P है, Q है और HCF है, LCM निकालना है। कैसे करेंगे, LCM हमारे पास आ जाएगा, कौन सी संख्या है, 306 गुणा 657, और अब HCF कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, कैसे किया वापस देखिए, आपको इसी लाइन को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में कि LCM निकालना है, तो हम यहाँ पर P गुणा Q और ये HCF है, ये उधर लेके जाएंगे तो वो भाग में चला जाएगा, ये आया HCF। ठीक है, अब
P क्या है 306, Q 657 और HCF है 9। आप सोचेंगे कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि इसमें 9 का भाग जाएगा। ये HCF है, कॉमन फैक्टर है, तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा, इसमें भी 9 का भाग जाएगा। आप जिसमें चाहे उसमें लगा के देख लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3, बाकी कितना बचा 3, कितना आया 36, 9 4 36। अब हमको 34 को 657 से गुणा करना है, हमारे पास LCM आ जाएगा। ये गुणा आप खुद करके आंसर चेक कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ले रही हूँ। ये दिखने में कठिन लग रहा है नहीं। उन्होंने कहा है कि आप बताइए, व्याख्या कीजिए, दर्शाइए कि ये जो संख्या दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करने पर जो संख्या आएगी वो एक भाज्य संख्या है, कैसे ये बताइए। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे और फिर भाग लगा के देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन में हमने संख्या लिखी, दी गई संख्या, अब क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। अब आप सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, 8वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया है कि जब भी इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करना होता है तो कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस 1, पहले 7 और 11 को गुणा किया जाएगा, भागो जोड़ा के अकॉर्डिंग, भाग गुणा जोड़ बाकी, पहले गुणा किया जाएगा फिर जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हमें ये पता पड़ गया है कि जो संख्या आ रही है वो 13 से गुणा है, अतः यह संख्या 13 से भाज्य है। और किसी से भाज्य हो नहीं हो, 13 से तो भाज्य है ही, है ना। सिंपल भाषा लिख रही हूँ जो आपको भी समझ में आए और मुझे भी। हमको जो दो संख्या दी गई है उसको सॉल्व करने गए तो हमें पता पड़ा कि 13 इसमें कॉमन निकल रहा है। 13 कॉमन निकल रहा है तो ये संख्या कम से कम 13 से तो भाज्य है ही, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। लिख दीजिए, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइन छोड़ के सेकंड वाला पोर्शन करेंगे। दी गई संख्या कौन सी दे रखी है, 7 से लेकर 1 तक, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। सेम प्रोसेस है, सॉल्व करने के लिए कॉमन निकाला जाएगा। कॉमन क्या आएगा 5। 5 जब कॉमन आ रहा है तब ये संख्या जो है कम से कम 5 से तो भाज्य है ही, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। दी गई संख्या क्या दी हुई है, क्या है 6n, ठीक है। अब चेक करने के लिए कि 0 पर एंड होती है या नहीं होती, हम इसकी अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 3 और इनकी घात n, ठीक है। अब 0 पर कब समाप्त होती, यह संख्या 0 पर कब समाप्त होती, जब इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 आता है। दी गई संख्या के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ रही है। अभाज्य संख्या 5 नहीं आ रही है, अतः किसी भी कंडीशन में इसका अंत जो है वो 0 पर नहीं हो सकता, ठीक है ना। संख्या 5 नहीं आ रही है, अतः किसी भी n के किसी भी मान के लिए
संख्या 6n, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है। संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आपको इससे पहले 9th में भी हमने बताया था कि जब हमारे पास 2 या 5 भाग में आते हैं तभी शून्य मिलता है, तभी जो उसका दशमलव प्रसार है वो टर्मिनेट होता है ना। तो 2 और 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है। 2 जब तक 5 से गुणा नहीं होगा 10 नहीं देगा। तो कोई भी संख्या मिले, हमारे पास एक जो संख्या आ रही है वो 0 पर तो नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा ही एक उदाहरण भी है। आप प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करने के बाद में उदाहरण सारे कर सकते हैं, आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का 7th क्वेश्चन रीड करिए एक बार। क्या प्रॉब्लम दी हुई है? एक मैदान है, वो वृत्ताकार है। ठीक है, अब दो लोग हैं। कौन कौन है? सोनिया और रवि। ठीक है, उन्होंने एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया। ठीक है, अब इसको पूरा यहाँ तक आने में 18 मिनट लगते हैं और ये फास्ट है, ये पूरा दौड़ के आते हैं तो इनको 12 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगे तो सोनिया तो थोड़ी पीछे रह गई। उसके जब 18 मिनट पूरे होंगे तब वो यहाँ पे आएगी। तो वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि कितने मिनट बाद वो दोनों सेम सिचुएशन पे वापस मिलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, 18 मिनट और 12 मिनट, इससे कम समय में तो वो एक साथ मिलने वाले नहीं हैं। जब भी वो मिलेंगे समय इससे ज़्यादा ही होगा। जब हमको ऐसे समझ में आता है कि हमारा उत्तर ज़्यादा मिनट में आने वाला है तो उस सिचुएशन में हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब 12 और 18 का एलसीएम लीजिए। अगर एक साथ एलसीएम लेना होता है तो इस तरीके से लिया जाता है। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। एलसीएम ही लेना है सिर्फ, तो हम साथ में दोनों संख्याओं का ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 18 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखिए आप 12 के पहाड़े में भी 36 आता है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। 18 के पहाड़े में आता है 18 दूनी 36। तो जब 36 मिनट होंगे, इनको दौड़कर शुरू हुए 36 मिनट हो जाएंगे तब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से करने में आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधे कैलकुलेशन करनी है, आंसर आएगा। मैथ्स टू द पॉइंट है। आपका उत्तर या तो सही है या गलत है। प्रोसेस समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए और माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है।